टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेक्चरर, सहायक अध्यापक अल्टी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यू टेट या सी टेट, एनटीए, नेट या स्लेट, कोई भी परीक्षा हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपको मेरी एडवाइस है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों को आप किसी भी हालात में गलत करने से बच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह प्रश्न उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2014 के स्क्रीनिंग प्रश्न पत्र से संबंधित है। इस प्रश्न पत्र से संबंधित 4 वीडियोज हम पहले ही YouTube पर अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वह वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करते समय हम कई प्रकार की एडिशनल जानकारी भी प्राप्त करेंगे। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इन प्रश्नों को खुद हल करने की कोशिश कीजिए। इनको हल करने से आपको काफी लाभ मिलने वाला है। आज का पहला प्रश्न, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित 4 आयोग दिए गए हैं, हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पर 4 कूट दिए गए हैं तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसके हिसाब से सबसे पहले नंबर 3 यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यह बना था 1948 में, 1948 में, और इसने 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, ध्यान में रखना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। इसका गठन 1948 में हुआ। 1949 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद आएगा नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका गठन किया गया था 1952 में, 1952 में, और इसने 1953 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग कहते हैं। मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 23 सितंबर 1952 को, और इसने रिपोर्ट सौंपी 29 अगस्त 1953 को, ध्यान में रखना। इसके बाद नंबर 1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका गठन यानी इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में, जब यूजीसी एक्ट बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यह अस्तित्व में आया था 28 दिसंबर 1953 को। 28 दिसंबर 1953 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। लेकिन 1956 में संसद से इसे मंजूरी मिली। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 बनाया गया। यह एक स्वायत्त संस्था है। यूजीसी क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर और गुवाहाटी। तो ध्यान में रखना, यदि प्रश्न आता कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में कब आया, इसका जवाब हो जाएगा 28 दिसंबर 1953। और यदि प्रश्न आता कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कब बना अर्थात यूजीसी एक्ट कब बना, सही जवाब हो जाएगा 1956। इसके बाद लास्ट है नंबर 4 शिक्षा आयोग, या इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। शिक्षा आयोग भी कई बार लिखा रहता है, और इसका दूसरा नाम है कोठरी आयोग। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था 1964 में, 1964 में, और 1966 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 29 जून 1966 को, 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी।
दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो ये 4 आयोग थे, इनसे संबंधित जानकारी मैंने आपको दे दी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और किस प्रकार से आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ आप इसका भी ज्ञान ले सकते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है और प्रश्न की भाषा शब्दावली पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है? प्रदर्शन कौशल को अंग्रेजी में कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। तो इनमें से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुबोधन। ठीक है, तो अनुबोधन इससे संबंधित नहीं है। बाकी छात्र सहभागिता, जिसे अंग्रेजी में पुपिल पार्टिसिपेशन कहेंगे। दूसरा है उपकरणों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, अर्थात यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टीचिंग एड्स। तीसरा है प्रदर्शन का दृष्टिगोचर होना, यानी विजिबिलिटी ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। ये तीनों प्रदर्शन कौशल से संबंधित हैं, लेकिन ऑप्शन डी यानी अनुबोधन, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉम्प्टिंग, यह प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, यूर सिलेक्शन श्योर नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पर हम कई प्रकार की एडिशनल जानकारी शेयर करते रहते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, तकनीकी के 3Cs का अर्थ है, यानी 3 Cs का अर्थ है। क्या है 3 Cs? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्यूटर, पाठ्य वस्तु एवं संप्रेषण तकनीकी। अंग्रेजी में इसे कहेंगे कंप्यूटर, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन। C फॉर कंप्यूटर, C फॉर कंटेंट और C फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से समझना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को हल करना काफ़ी सरल होता है। आपको अंग्रेजी माध्यम का सहारा लेना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को हल करते समय, क्योंकि अंग्रेजी में इन्हें समझना काफ़ी आसान हो जाता है। हिंदी माध्यम में थोड़ा सा भाषा इनकी कठिन होती है। यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी में भी हैं। आप यदि अंग्रेजी के छात्र हैं तो इन्हें आप अंग्रेजी में हल करने की कोशिश करिए। वैसे मैं प्रश्न को बाइलिंगुअल हल कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि नई वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित हो सकें। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? देखो पूछा क्या गया है, नहीं है। जब आप परीक्षा हॉल में प्रश्न को हल करें तो ध्यान से प्रश्न को समझ लें कि वास्तव में पूछा क्या गया है। परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है। परिमाणात्मक को अंग्रेजी में कहेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता को अंग्रेजी में कहेंगे सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी, तो सब्जेक्टिविटी यानी आत्मनिष्ठता परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है। बाकी शून्य बिंदु यानी 0 पॉइंट, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, निश्चित एवं पूर्णतः मूल्यों की इकाइयां अर्थात यूनिट्स ऑफ डेफिनाइट एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये तीनों परिमाणात्मक मापन की विशेषताएं हैं। नहीं है पूछा गया था, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से वीडियो को देखो, इनसे आपको कई प्रकार का फायदा होगा। ये कभी नहीं सोचना कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को हल करने से कुछ नहीं मिलता। कई बार देखा गया है कि प्रश्न
निर्माणकर्ता प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में से ही प्रश्न की भाषा, विकल्पों की भाषा को थोड़ा सा चेंज करके प्रश्नों का निर्माण करते हैं। यहां पर पूछा गया है 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया कौन सी शिक्षा नीति या आयोग के द्वारा? 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। पूछा क्या गया है? लागू किया गया। ध्यान से देखना, इंप्लीमेंट किया गया। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो कि 1986 में आई थी। राजीव गांधी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। और यदि प्रश्न आएगा कि 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, सुझाव या संस्तुति भी लिख सकता है, रिकमेंडेशन किसने दिया था, तब इसका जवाब हो जाएगा कोठारी आयोग के अनुसार। तो यदि सुझाव या संस्तुति पूछता है, रिकमेंडेशन पूछता है, तो कोठारी आयोग के द्वारा, जो कि 1964 से 1966 के मध्य बना था। तो 10+2+3 का सुझाव तो कोठारी आयोग ने दिया था, लेकिन कोठारी आयोग के बाद 1968 में स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति बनी, इसमें भी इसे लागू नहीं किया गया। आयोग और समितियां किसी की अध्यक्षता में बनती हैं, लेकिन जब नीति बनती है तो नीति के आधार पर उन्हें लागू किया जाता है। तो कोठारी आयोग ने 10+2+3 का सुझाव दिया था भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार ने इसे लागू नहीं किया, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसे लागू किया गया। पूछा क्या गया था? लागू किया गया। अगर यहाँ पे सुझाव या संस्तुति होता तब ऑप्शन हो जाता ऑप्शन सी, लेकिन इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी। ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान से प्रश्न को समझो, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसे एनकेसी कहते हैं, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन। सही जवाब है श्री सैम पित्रोदा। यह एक इंजीनियर थे और इन्हें भारत में टेलीकॉम का श्रेय दिया जाता है। तो सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये वास्तव में क्या था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब बना था और अध्यक्ष थे इसके श्री सैम पित्रोदा। इसका गठन किया गया था 13 जून 2005 को, 13 जून 2005 को इसका गठन किया गया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसमें 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे, और इसने अपनी रिपोर्ट 4 किस्तों में भारत सरकार को सौंपी थी। 4 किस्तों में, सबसे पहले 2006 में, फिर 2007 में, फिर 2008 में और अंतिम रिपोर्ट 2009 में। तो फाइनल रिपोर्ट 2009 में सौंपी थी। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रतिवेदन था अर्थात जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक था राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। तो यदि कभी प्रश्न आता कि राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन किस आयोग की प्रतिवेदन का नाम था या शीर्षक का नाम था, जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। या प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था, तब भी उत्तर होगा राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। तो 2014 में से डिसॉल्व कर दिया गया है, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित एक उच्च स्तरीय सलाहकारी संस्था है, ध्यान में रखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित अगली वीडियो मैं टोटली इसी पर लेकर आऊंगा। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस पर मैं वीडियो अवश्य लेकर आऊंगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? पुनः निर्देशन, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल। तो पुनः निर्देशन किस टीचिंग स्किल का घटक है, कंपोनेंट है? खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल, अंग्रेजी में कहेंगे स्किल ऑफ प्रोवाइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे व्याख्यान कौशल है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो ये इसका नहीं है। पुनर्बलन कौशल स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, और
डी वाला है दृष्टांत कौशल अर्थात स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन। तो पुनर्निर्देशन है खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल। तो ये आप ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सारे ऑप्शन को ध्यान से हल करना काफी जरूरी होता है। अगला प्रश्न है अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। यदि अनुशासनहीनता हो रही है तो किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुधारात्मक एवं निरोधात्मक उपागम का प्रयोग करना चाहिए। सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव और निरोधात्मक यानी प्रीवेंटिव। तो रिफॉर्मेटिव एंड प्रीवेंटिव ये दो उपागम हैं अनुशासनहीनता के निवारण के लिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 2 प्रश्न आज हम हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र से संबंधित 4 वीडियोज पहले आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों में काफ़ी एक्सप्लेनेशन और एडिशनल जानकारी प्रोवाइड की गई है। आपकी तैयारी में ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को शॉर्ट में कहते हैं रूसा, RUSA, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये प्रारंभ किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, अर्थात MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्हें या तो आप शिक्षा मंत्री कह सकते हैं या मानव संसाधन विकास मंत्रालय कह सकते हैं, क्योंकि अब इसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो रूसा का गठन या इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में, 2013 में। उस समय मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। शुरुआत किसने की थी? MHRD मंत्रालय द्वारा, और लॉन्च किया गया था 2013 में फंडिंग टू हायर एजुकेशन के लिए, यानी उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग करना। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है उच्च शिक्षा के लिए जो कि फंडिंग करता है, ये आप ध्यान में रखना। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक है SSA को कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में और यह प्राइमरी शिक्षा के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई, यह प्राइमरी शिक्षा के लिए है। एक है रमसा, RMSA, रमसा, इसे कहते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह माध्यमिक शिक्षा के लिए है, अर्थात सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के लिए है। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, ध्यान में रखना, 2009 में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और तीसरा है रूसा, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। यह हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। तो ध्यान में रखना, SSA 2001, रमसा 2009, रूसा 2013। तो मुझे लगता है समझ चुके होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, कौन सा शिक्षण अव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह में सम्मिलित नहीं है? ध्यान देना, नहीं है प्रश्न को पूरा पढ़ना और समझना कि पूछ क्या रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खोज शिक्षण अव्यूह। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे इसको डिस्कवरी टीचिंग स्ट्रेटजी। अव्यूह को अंग्रेजी में स्ट्रेटजी कहते हैं, स्ट्रेटजी जिससे आप एक तरीका कह सकते हो, रणनीति कह सकते हो। तो खोज शिक्षण अव्यूह अर्थात डिस्कवरी टीचिंग स्ट्रेटजी शिक्षण अव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण में सम्मिलित नहीं है। बाकी अनुवर्ग शिक्षण अव्यूह जिसे ट्यूटोरियल टीचिंग स्ट्रेटजी कहेंगे, अनुवर्ग शिक्षण अव्यूह को क्या कहेंगे? ट्यूटोरियल टीचिंग स्ट्रेटजी। अभिक्रमित अनुदेशन इसे कहेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन,
और खोज शिक्षण अव्यय में बता चुका हूँ डिस्कवरी टीचिंग स्ट्रेटजी। तो अनुवर्ग शिक्षण अव्यय अभिक्रमित अनुदेशन ये तो सम्मिलित हैं शिक्षण अव्यय प्रभुत्वादी शिक्षण से, लेकिन ऑप्शन सी वाला नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगली वीडियो में इस प्रश्न पत्र से संबंधित रीजनिंग के प्रश्न को मैं लेकर आऊँगा। आप वेट करें, वीडियो को देखें पूरी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यदि आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो आप एक प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। आपको बताना है कि 10+2+3 सिस्टम एजुकेशन में किस पॉलिसी में लागू किया गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश बसवी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।